हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने हैं एंड दिस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल के पास एक सब्सटेंस होता है जो कि है प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत से केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। So, biomolecules are the substances produced by the cells and living organism. अब ये बायोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं जो कि सेल के अंदर है? वो होते हैं लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से बायोमोलिक्यूल इन सेल के अंदर होते हैं। अब इस बायोमोलिक्यूल का क्या फंक्शन होता है? तो ये बायोमोलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, बॉडी के हर एक फंक्शनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो सभी प्रोसेसेस में ये बायोमोलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, आपको पता है। डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। तो ये हुए हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स से ही हमारी बॉडी काम करती है। जैसे कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। तो सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो सभी बायोमोलिक्यूल हर एक प्रोसेसेस में काम आते हैं। ओके तो इन्हीं बायोमोलिक्यूल में से और एक बायोमोलिक्यूल है जो कि है एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या है, इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एंजाइम क्या होते हैं ये जान लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग सेल, हेल्प्स टू स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन, तो इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए एंजाइम ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। मानो ये एक पर्सन है और पर्सन के बॉडी में ए का कन्वर्शन बी में हो रहा है, बी का कन्वर्शन सी में हो रहा है। तो इन सभी सब्सटेंसेस का कन्वर्शन एक से दूसरे में करने के लिए ये कैटलिस्ट जो कि है एंजाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। So, enzymes are essential for digestion, liver function, respiration, muscles and nerve functions and much more. तो ऐसे बहुत से प्रोसेसेस में ये एंजाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी हम एंजाइम के बारे में और डिटेल जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एंजाइम का वो है एंजाइम्स आर प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल। तो एंजाइम, सभी एंजाइम ये प्रोटीन से बने हैं, with the exception of catalytic DNA and RNA which are considered enzymes but not protein। मतलब सभी एंजाइम ये तो प्रोटीन है, बट इनमें एक एक्सेप्शन है जो कि है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए ये एंजाइम जैसे काम तो करते हैं, बट ये प्रोटीन नहीं होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो है एंजाइम्स हैव अ डिफाइंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एंजाइम ये प्रोटीन्स है, और प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, तो जब अमाइनो एसिड साथ में आते हैं तो उनसे प्रोटीन बनता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंजाइम्स हैव अ डिफाइंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो अमाइनो एसिड के पर्टिकुलर सीक्वेंस से एंजाइम्स बने हैं एंड आर टिपिकली 100 to 500 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट, दे हैव डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। तो एंजाइम ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट है दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उन्हें स्पीड प्रोवाइड करने के लिए एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है एंड दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एंजाइम।
और लास्ट एंजाइम का पॉइंट है दे आर स्टेरोस्पेसिफिक। अब स्टेरोस्पेसिफिक का मतलब क्या है? तो जो भी रिएक्शन एंजाइम के हेल्प से होते हैं उनमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सारी इन जनरल बातें हो गई एंजाइम के बारे में। अभी हम एग्जैक्टली एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो और वो कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये है एंजाइम और एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है। अब एक्टिव साइट मतलब क्या है? अब एंजाइम के ऊपर जहाँ पे भी सब्सटेंस बाइंड हो जाता है उस साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। ओके, तो ये एंजाइम होगा और एंजाइम के ऊपर ऐसे एक्टिव साइट होगी जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर अब एंजाइम एक्ट करेगा, तो उस सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या हुई? द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज टर्म एज सबस्ट्रेट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा उस सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है एंजाइम। एंजाइम के ऊपर रहेगी एक्टिव साइट और एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा और जो एंजाइम है वो एंजाइम रिएक्शन से सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है और प्रोडक्ट बना देता है। तो ऐसे ये एंजाइम खुद काम करता है। नॉर्मली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके एंड मेंटेन सेल एक्टिविटी। तो ये होता है एंजाइम। अभी हम एंजाइम के अलग अलग टाइप्स देखेंगे। एंजाइम का प्रोडक्शन होके वो कहाँ पे एक्ट होता है, इसके बेसिस पे एंजाइम के दो टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सो एंजाइम और दूसरा है एंडो एंजाइम। अब एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम क्या है? तो एक्सो एंजाइम इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय अ सेल दैट फंक्शंस आउटसाइड द सेल। मतलब जो भी एंजाइम सेल के अंदर सीक्रेट होगा बट वो काम कहाँ पे करेगा? सेल के बाहर जाके जब वो काम करेगा तो उस एंजाइम को एक्सो एंजाइम कहा जाता है। और दूसरा है एंडो एंजाइम। अब एंडो एंजाइम क्या है? तो एंडो एंजाइम इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय अ सेल दैट फंक्शन विद इन दैट सेल। मतलब ये जो एंजाइम्स है दैट मीन्स एंडो एंजाइम ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगे और वहाँ पे भी वहीं पे वो उसका काम करेंगे, तो उसे एंडो एंजाइम कहा जाता है। तो इसके प्रोडक्शन के बेसिस पे इसके दो टाइप हुए, एक्सो एंजाइम और दूसरा है एंडो एंजाइम। अब दूसरा जो टाइप है वो है एंजाइम के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसके फिर से दो टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो है प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम और दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब जो प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम है ये कम्प्लीटली प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसके ऊपर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज दैट स्प्लिट प्रोटीन। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन को स्प्लिट करता है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम है ये प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम है। फिर से देखिए, जो प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, उनके पास नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं रहता है। सेकेंड जो टाइप है वो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ये मेड अप ऑफ प्रोटीन टू विच नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच। मतलब ऐसे कभी कभी कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन से नहीं बने हुए होते हैं, उनके पास नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स भी होते हैं, तभी जाके वो खुद का काम प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर उनके पास नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं रहते हैं तो वो खुद का काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहा जाता है। अब इसे डिटेल में समझना है तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मान लो ये प्रोटीन हमारा एंजाइम है, ओके, तो अगर ये खुद होके सिर्फ अकेला काम करता है तो ये प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम है।
बट कभी कभी ये जो एंजाइम्स होते हैं ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट को इसके ऊपर अटैच होना पड़ता है। समझ लीजिए ये नॉन प्रोटीन पार्ट है और ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर। और जब ये कोफैक्टर इस प्रोटीन पार्ट के ऊपर अटैच होगा तो ये जो नीचे वाला प्रोटीन पार्ट है उस प्रोटीन को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है एपो एंजाइम। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है जो कि एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम के ऊपर ये कोफैक्टर जब आके अटैच होगा तभी ये एंजाइम एक्टिवेट हो सकेगा, तभी ये खुद का काम कर सकेगा। अब जब ये कोफैक्टर इस प्रोटीन पार्ट के ऊपर अटैच होगा तो इसे कहा जाता है हॉलो एंजाइम। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हॉलो एंजाइम। तो हॉलो एंजाइम कब बनता है? जब ये नीचे वाला एपो एंजाइम है जो कि प्रोटीन पार्ट है और ये ऊपर वाला कोफैक्टर है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो जब कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है जब प्रोटीन पार्ट के ऊपर आके बैठ जाएगा तभी ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हॉलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अब कोफैक्टर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो इस एंजाइम को फंक्शनिंग प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? कोफैक्टर करेगा। ठीक है, अब बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? तो कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस दैट एसोसिएटेड विथ एंजाइम। ठीक है, तो कोफैक्टर कौन हो गए? वो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गए। और जब कोफैक्टर इन प्रोटीन पार्ट के ऊपर आके बैठ जाएंगे तभी ये एंजाइम एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोफैक्टर हुआ। नेक्स्ट है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन हुए? फिर प्रोटीन पार्ट हो गए। सो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो जब इसके ऊपर ये कोफैक्टर नहीं लगेगा तो ये नीचे वाला जो प्रोटीन पार्ट है उसे एपो एंजाइम कहेंगे। और लास्ट डेफिनेशन हुई हॉलो एंजाइम। वो क्या है? कोफैक्टर विथ एपो एंजाइम टुगेदर फॉर्म द हॉलो एंजाइम। मतलब जब कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ ज्वाइंट होगा तब उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम हॉलो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो ये कोफैक्टर, एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम की डेफिनेशन हुई और ये तीनों की डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो हमने कोफैक्टर डिस्कस किया है तो इस कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। वो कौन से हुए? पहला टाइप है मेटल कोफैक्टर, दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा है कोएंजाइम। तो इन तीनों में से ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, और जो मेटल कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कोफैक्टर के 3 टाइप्स हुए। कौन से हुए? वो हुए, पहला है मेटल कोफैक्टर, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर हुए और मेटल कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। अभी हम इन तीनों को ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कोफैक्टर का ही एक टाइप है। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हमेशा जो एंजाइम है, जो ये नीचे वाला ये जो प्रोटीन पार्ट है इसके साथ हमेशा टाइटली बाउंड रहता है। That means these are cofactor tightly bound to the enzyme at all time। हमेशा ही जब भी रिएक्शन होती है या फिर रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन ना भी हो फिर भी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इस प्रोटीन पार्ट को हमेशा टाइटली बाउंड होता है। सपोज ये कोफैक्टर जो हमने लिखा है उसमें से अगर ये हमारा टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम को हमेशा टाइटली बाउंड रहेगा। इसका एग्जाम्पल है हीम ग्रुप जो कि हमने हीमोग्लोबिन में देखा था। तो हीम ग्रुप इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड जो टाइप है कोफैक्टर का वो है कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या है? तो ये भी कोफैक्टर का टाइप है, बट ये जो टाइप है ये हमेशा इस एंजाइम को टाइटली बाउंड नहीं रहता है।
सो अ कोएंजाइम बाइंड टू एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कैटालिसिस, मतलब जब भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसी टाइम ये कोएंजाइम प्रोटीन पार्ट को या फिर एंजाइम को ज्वाइन होता है, बाकी के टाइम वो एंजाइम के साथ ज्वाइन नहीं रहता है। सो एट ऑल अदर टाइम इट इज़ डिटैच फ्रॉम द एंजाइम, तो ये एंजाइम के साथ उस टाइम ज्वाइन नहीं रहता है। तो ये कब ज्वाइन रहेगा? जब बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसी टाइम कोएंजाइम एंजाइम के साथ ज्वाइन होगा। तो ये दूसरा टाइप हुआ कोफैक्टर का। और लास्ट कोफैक्टर का टाइप है मेटल आयन, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। For the catalysis of certain enzyme, a metal ion is required at the active site to form coordinate bond. तो ये भी जब भी रिएक्शन होगी बायोकेमिकल रिएक्शन उसी टाइम ये मेटल आयन एंजाइम को ज्वाइन होगा और वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो कोफैक्टर के ऐसे 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम और मेटल आयन। कोएंजाइम और मेटल आयन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। इन सारे एंजाइम के अलावा और भी एंजाइम्स के टाइप्स होते हैं, वो है एनाबोलिक एंजाइम और दूसरा है कैटाबोलिक एंजाइम। अब ये दोनों एंजाइम्स क्या है? तो a catalyze the biochemical reaction, that means anabolic enzyme catalyze the biochemical reaction that synthesize large complex molecule from smaller unit। अब इसका मतलब क्या है? जब ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम को एनाबोलिक एंजाइम कहा गया है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये हुए स्मॉल मॉलिक्यूल, इन छोटे मॉलिक्यूल से ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल बन गया है, तो इस रिएक्शन के लिए एनाबोलिक एंजाइम हेल्पफुल होते हैं और इस रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व की जाती है। तो इसमें एनर्जी यूज़ की जाती है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पे एनर्जी का यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो है वो है कैटाबोलिक एंजाइम। अब कैटाबोलिक एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर यूनिट, मतलब ऐसे बड़े मॉलिक्यूल से जब ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और जब ये प्रोसेस के लिए एंजाइम की हेल्प ली जाती है तो उस एंजाइम को कैटाबोलिक एंजाइम कहेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है लार्ज मॉलिक्यूल, तो लार्ज मॉलिक्यूल से ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए विद द हेल्प ऑफ कैटाबोलिक एंजाइम और इस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज की जाती है। तो ये होता है एनाबोलिक एंजाइम और कैटाबोलिक एंजाइम। अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो यहाँ पे देखिए एनाबोलिक एंजाइम और कैटाबोलिक एंजाइम का एग्जाम्पल। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनेगा और उस टाइम एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, तो ये हो गया एग्जाम्पल एनाबोलिक रिएक्शन का। और कैटाबोलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हुआ? जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है उस टाइम एनर्जी ये रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये एग्जाम्पल हुआ कैटाबोलिक रिएक्शन का। लास्टली मैंने यहाँ पे बहुत से बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई है और उनके ऊपर कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं वो भी दिया है। तो ये चार्ट अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।